अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीदी। NG 503 का लेसन नंबर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। स्किल्स एंड रोल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स। इंट्रोडक्शन जी उनका कहना है अ सर्टन लेवल ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू टीच लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली। जी कुछ एक सर्टन जो है लैंग्वेज एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए आपकी टीचिंग का जो आपके पास होना चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास जिसकी मदद से आप इफ़ेक्टिवली टीच कर सकें। अब ये तो नहीं ना कि अगर आपने वो कोर्स पढ़ लिया हुआ है तो आप उसे सिखा भी सकते हैं, नहीं जी, आपके पास टीचिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट के हवाले से भी एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, टू टीच इफ़ेक्टिवली। अच्छा जी, ये MCQs हैं, ये आपने खुद पढ़ने हैं। Topic number 189 Language Knowledge and Awareness. Following are the factors a language teacher should know before she start टीचिंग। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले जी लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। जी आपकी लैंग्वेज की टीचर है उसको सबसे पहले क्या आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अब वो जो सब्जेक्ट वो पढ़ाएगी उसे वो आना चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज की टीचर है तो उसे लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, जो लिंग्विस्टिक उसे फीचर्स हैं उसे सारे पता होने चाहिए कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से फीचर है, क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रक्चर है, और जिस स्टूडेंट को वो पढ़ा रही है उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है। उन दोनों L1 और L2 का डिफरेंस भी उसे पता होना चाहिए। वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है, जो लैंग्वेज पढ़ा रही है, उसके सारे फीचर पता होने चाहिए, सारे उसके सिस्टम उसके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, उसका इल्म होना चाहिए। सेकंड पे आ जाए जी लर्निंग प्रोसेसेस। वो लैंग्वेज उसे जैसे पढ़ानी है वो सारे प्रोसेसेस उसे पता होने चाहिए। थर्ड पे आ जाए जी एज एंड एक्विजिशन। जी उसे जब वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही है तब वो क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करेगी टीचिंग का, जब वो अडल्ट्स को पढ़ा रही है तब वो क्या लर्निंग प्रोसेसेस करेगी, या उसे अडल्ट्स और चिल्ड्रन को पढ़ाने के तरीक़ेकार आना चाहिए कि मैंने अपने स्टूडेंट को उसकी एज के हवाले से कैसे डील करना है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट चिल्ड्रन आर बेटर लैंग्वेज लर्नर्स दैन अडल्ट्स। MCQs। फोर्थ, इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स। उसे जी सारे इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स को अपने दिमाग में फोर फ्रंट पे रखना चाहिए। उसे ये भी इस बात का भी मद्देनज़र रखना है इन वेरिएबल्स को। उसमें वेरिएबल्स में क्या आता है उसमें जी, जैसे वो जिस मेथड से बच्चे को पढ़ाना है वो होना चाहिए, क्या टेक्स्ट बुक बच्चे को देनी है, क्या मटेरियल उसे प्रोवाइड करना है, मैंने कौन सा टीचिंग स्टाइल इस स्पेसिफ़िक लेसन के लिए अपनाना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम स्पेंड इन क्लासरूम, ये भी उसे इस बात को भी कंसीडर करना है कि बच्चे कितना टाइम बच्चों के पास है जिसमें वो ये सीख सकते हैं, कितना मतलब ओवरऑल आप समझ लें कि क्लासरूम में उसने क्या करना है। कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, अब उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो वो सीखने आया है लैंग्वेज वो इसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में सीखना चाहता है। फॉरेन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में सीखना चाहता है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में सीखना चाहता है, या वो इसे एज अ क्या कह लें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए सीखना चाहता है। जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में सीखना चाहता है वो बच्चे टीचर को वो पता होना चाहिए। 6 पे आ जाए जी पर्पस। जी वो जो लर्नर है उसका पर्पस क्या है बेसिकली लैंग्वेज सीखने का, सेकंड लैंग्वेज सीखने का। वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए सीखना चाहता है, वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सीखना चाहता है, वट जो भी उसका है पर्पस वो उसे पता होना चाहिए टीचर को। टॉपिक नंबर 190 लर्निंग एंड द लर्नर्स। जी लर्निंग क्या होती है? जब कोई कोई चीज़ सीखता है थ्रू स्टडी या एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शन, इन तीन चीज़ों के थ्रू कोई जब चीज़ सीखता है तो वो लर्निंग में आती है। और टीचिंग इसी तरह जब कोई सिखाता है इंस्ट्रक्शन दे के, उसे प्रैक्टिकल करवा के, उसकी हेल्प करके, तो जी टीचिंग उसमें आता है। ये जी लर्निंग की ही डेफिनेशन को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है, ये आपने एक बार खुद पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 191 प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड वैल्यूज़। जी उनका कहना है नॉलेज अबाउट लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज़ इन अटेंटिव एंड incomplete state and teachers need regular opportunities to update their professional knowledge। प्रोफेशनल नॉलेज होता क्या है कि आपके जो प्रोफेशन है उसके हवाले से नॉलेज
बढ़ाना, अपडेट करना वक्त के साथ साथ, या आपको कितनी उस चीज़ की नॉलेज है अपने प्रोफेशन की, वो जी प्रोफेशनल नॉलेज में आता है। तो उनका कहना है कि लैंग्वेज टीचिंग में ना दिन ब दिन तो लैंग्वेज चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो टीचर्स को चाहिए, लैंग्वेज टीचर्स को चाहिए कि वो वक्त के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल नॉलेज अपने सब्जेक्ट के हवाले से अपडेट करते रहें, जिस तरह लैंग्वेज में तब्दीली आती जा रही है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स। इस हवाले से जी म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है, मतलब कि टीचर्स जब एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज शेयर करते हैं तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, ठीक है। क्लासरूम जी, उनका कहना है क्लासरूम में खाली सिर्फ बच्चे ही नहीं सीखते, टीचर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से वो सीख सकती है, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है। तो जी उनका कहना है कि वैसे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें चाहिए कि वो टीचर्स को अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए मुसलसल उनके लिए कुछ करें, उनको वर्कशॉप्स पे भेजें, या वैसे ही उनके लिए ऐसे क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं कि जी उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो वक्त के साथ साथ। फाउंडेशनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, दो तरह के लेवल होते हैं प्रोफेशनल क्या कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। फाउंडेशन लेवल क्या होता है कि जी फाउंडेशन लेवल समझ लें एक बेसिक सा लेवल। इसमें क्या होता है कि आप जो टीचर होती है उसे अपने इंस्टीट्यूशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या जो उनके इश्यूज़ होते हैं इंस्टीट्यूशन के, या उसमें जो काम करने वाले डिफरेंट रोल्स होते हैं, लोग उनके डिफरेंट रोल्स होते हैं, वो सारे उसको उसका इल्म होता है, उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इल्म होता है, उसे दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इल्म होता है, और उसे अपने इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ का भी पता होता है, प्लस उसे हल भी करने आते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन लेवल होता है। प्रोफेशनल लेवल क्या होता है कि ना सिर्फ उसे इंस्टीट्यूशन के इश्यूज़ पता है, उसे अपने प्रोफेशनल इश्यूज़ का भी इल्म है, उसके वो हल करने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब कि उसे इतनी कॉमन सेंस है उसमें कि जी वो उसे अपने प्रोफेशनल लेवल, उसे इंस्टीट्यूशन लेवल, और उसे अपने सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी इल्म है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करती है कि जी जो है दूसरे टीचर्स उनकी मदद करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मदद करती है, उनसे अपना एक्सपीरियंस लेती है, उनको अपना एक्सपीरियंस देती है। मतलब कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में टीचर है ना, बिल्कुल उनका ऑपोजिट सोच लें, ठीक है। टॉपिक नंबर 192, टीचर्स एज आ रिसोर्स कंट्रोलर एंड प्रॉम्प्टर। जी उनका कहना है अगर एक टीचर जो है वो अगर चेंजेस लाने में बहुत एफिशिएंट है ना, बहुत आसानी से वो चेंजेस ला सकती है किसी भी क्लास में, किसी भी स्टूडेंट में, तो जी समझ लें कि ये टीचर एज अ टीचर बहुत इफ़ेक्टिव है। तो जी इस बहुत सारे रोल होते हैं जो टीचर प्ले करती है। वो होता है एक रिसोर्स, मतलब कि स्टूडेंट डू नॉट नो एवरीथिंग, सो दे नीड द टीचर्स हेल्प एज अ रिसोर्स। जिस स्टूडेंट को तो कुछ नहीं पता होता, उसने किससे नॉलेज गेन करनी है उस सब्जेक्ट की, टीचर से नॉलेज गेन करनी है। तो टीचर क्या हुई, रिसोर्स हुई। उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसने किससे क्लियर आउट करना है, टीचर से करना है, तो टीचर रिसोर्स हुई, ठीक है। कंट्रोलर जी, टीचर कंट्रोलर होती है, ये तो हमें पता है। ये जी दे आर इन चार्ज ऑफ द क्लास एंड ऑफ द एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर टेक द रोल टेलिंग स्टूडेंट्स थिंग्स, ऑर्गेनाइज ड्रिल्स, read aloud and exemplify the other qualities of the teacher fronted classroom। ये जो सारी कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ होती हैं ना, ये ज़्यादातर टीचर फ्रंटेड क्लासरूम में पाई जाती हैं। मतलब कि वो क्लासरूम जहाँ पे टीचर का दबदबा होता है, जहाँ पे टीचर अपना आप रखती है आगे और स्टूडेंट को रखती है पीछे। प्रॉम्प्टर क्या होता है? अच्छा, उन्होंने कंट्रोलर का तो ये बताया ना कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि कंट्रोलर मेक अनाउंसमेंट, ऑर्डर टू बी रिस्टोर्ड, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ये मैंने पहले पढ़ दिया है। वैसे इसका ये है कि अगर एक एक्टिविटी हो रही होती है, उन्होंने बोला अगर एक एक्टिविटी हो रही होती है, बीच में स्टूडेंट ना अटक जाता है,
मतलब एक रोल प्ले हो रहा है तो बीच में ना स्टूडेंट को अपनी लाइन भूल गई है, मिसाल दे रही हूँ, तो उनका कहना है अगर टीचर कंट्रोलर हो गई ना उस एक्टिविटी की तो वो ये काम करेगी। पर अगर वो प्रॉम्प्टर हुई तो वो क्या करेगी, बीइंग अ प्रॉम्प्टर टीचर विल ओकेजनली ऑफर वर्ड्स और फ्रेजेस सजेस्ट दैट द स्टूडेंट से समथिंग और व्हाट कुड कम नेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। बीइंग अ प्रॉम्प्टर, बीइंग अ हेल्प हैंड, आप क्या लें। प्रॉम्प्टर मतलब मदद करती है, कहीं बच्चा अटक जाता है तो उसे फिर एक आध वर्ड बता देती होती है कि जी हाँ भाई ये आना है, ठीक है, तो वो प्रॉम्प्टर का भी रोल अदा करती है। टॉपिक नंबर 193, एक्सेसर, ऑर्गेनाइजर, पार्टिसिपेंट, ट्यूटर। असेसर कैसे जी, ऑब्वियस सी बात है, हमारा टेस्ट कौन लेता है, टीचर लेती है। तो वो क्या करती है, वो हमें असेस करती है। तो जो असेस करता है वो कौन होता है, असेसर होता है। तो जी टीचर हमारी असेसर होती है। तो उनका कहना है एज एन असेसर दे हैव टू ऑफर फीडबैक एंड करेक्शन एंड ग्रेडिंग स्टूडेंट्स इन वेरियस वेज। किसी भी तरह से असेस कर सकती है, फीडबैक दे सकती है, हमारी करेक्शन कर सकती है, हमें ग्रेडिंग दे सकती है, हमारा टेस्ट ले सकती है। किसी भी तरह असेस ही करना है ना, टेस्ट ही लेना है। ऑर्गेनाइज़र जी, वो जाहिर सी बात है बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाती है तो उसे ऑर्गेनाइज़ करती है, तो वो ऑर्गेनाइज़र भी का भी रोल अदा करती है। ये जी MCQs है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी पार्टिसिपेंट जी, कभी कभी स्टूडेंट टीचर जो है वो खुद भी एज अ पार्टिसिपेंट एक्टिविटी बच्चों के साथ करती है, तो जब वो ऐसे करती है तो वो पार्टिसिपेंट कहलाती है। ट्यूटर जी, उनका कहना है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो टीचर बच्चों को सिखाती है, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब कि डिबेट कैसे करते हैं, डिबेट करना कैसे करते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ सिखा रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती है, We are combining the role of prompter and resources acting as a tutor। कि इस ऐसे जब वो ट्यूटर होती है, वो कोई भी चीज़ सिखा रही होती है तो उसमें वो प्रॉम्प्टर भी होती है, बच्चों की मदद भी करती है सीखने में, और प्लस रिसोर्सेज भी होती है कि बच्चों को नॉलेज भी देती है। बच्चे उसके पास हेल्प के लिए जाते भी हैं, उससे नॉलेज के लिए उसके पास ही जाते हैं। तो ऐसे काम में ऐसे उसमें क्या होता है, वो ट्यूटर होती है, कोई चीज़ सिखा भी रही होती है और उसे कैसे करना है उसमें मदद भी कर रही होती है। ठीक हो गया, बस इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।